हम लोग पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स। पहला है इसमें सेक्शन 58, रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन किस तरह से किया जाता है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फर्म मे बी इफेक्टेड at any time by sending by post or delivering to the registrar of the area in which any place of business of the firm is situated or proposed to be situated. A statement in the prescribed form and accompanied by the prescribed fee stating. देखिए इसका मतलब ये बोल रहा है ना कि जिस एरिया में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है या होने वाला है, ठीक है, यहाँ पर प्रपोज्ड भी लिखा हुआ है, तो उस एरिया के रजिस्ट्रार को आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, ये डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होगा जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके साथ साथ प्रिस्क्राइब्ड फीस भी लगता है, ठीक है। क्या क्या है? द फर्म्स नेम, आपका जो फर्म का नाम होगा, द प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, प्रिंसिपल प्लेस मेन प्लेस ऑफ बिजनेस जो है फर्म का वो, द नेम ऑफ एनी अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, और भी कोई दूसरी जगह पे आपका अगर बिजनेस की जगह है वो भी मेंशन करेंगे आप। The date when each partner joined the firm, वो डेट जिस दिन जो पार्टनर ज्वाइन किया था। The names in full and permanent address of the partners, फुल नेम होगा और एड्रेस होगा सारे पार्टनर्स का। The duration of the firm, फर्म का क्या ड्यूरेशन होगा, कितने पीरियड के लिए रहेगा वो। The statement shall be signed by all the partners, स्टेटमेंट जो आप दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए वो सारे पार्टनर्स के साइन किए हुए होने चाहिए, और बाय देयर एजेंट्स स्पेशली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ, या फिर पार्टनर्स कोई एजेंट रखे हैं इसके बिहाफ में जिनको ऑथराइज्ड इन्होंने किया है। ईच पर्सन साइनिंग द स्टेटमेंट शैल आल्सो वेरीफाई इट इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड, जो भी पर्सन साइन कर रहे स्टेटमेंट को वो लोग स्टेटमेंट को वेरीफाई कर लेंगे। A firm name shall not contain any of the following words namely, फर्म का जो नाम होगा जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ये सब नाम कंटेन ना करें, ठीक है। हाँ, अगर गवर्नमेंट की परमिशन मिल गई है स्टेट गवर्नमेंट की तो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए यहाँ पर, तो पूछ सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ, ये सब आप ध्यान रखेंगे। क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपेरियल, किंग, क्वीन, ये सब वर्ड्स नहीं यूज कर सकते आप बिना स्टेट गवर्नमेंट के सैंक्शन के, ठीक है। अब है रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 59। अभी 58 में तो एप्लीकेशन था, कैसे एप्लीकेशन अप्लाई किया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। अब रजिस्ट्रेशन कब हो जाएगा? When the registrar is satisfied that the provisions of section 58 have been duly complied with, जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाएगा कि जो सेक्शन 58 का प्रोविजन है वो पूरी तरह से कंप्लाई हुआ है, he shall record an entry of the statement in a register called the register of firms and shall file the statement। तब जो रजिस्ट्रेशन का जो मतलब रजिस्टर होता है जो रजिस्ट्रेशन का, उसमें वो एंट्री कर देगा और आपका स्टेटमेंट को फाइल कर देगा, मतलब एंटर। Then he shall issue a certificate of registration, उसके बाद वो सर्टिफिकेट इशू करेगा रजिस्ट्रेशन का। However, registration is deemed to be completed as soon as application in the prescribed form with the prescribed fee and necessary details concerning the particulars of
पार्टनरशिप इज डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रेशन ये मान लिया जाता है, कंप्लीट हो जाता है जब वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में प्रिस्क्राइब्ड फी के साथ रजिस्ट्रार को डिलीवर कर दिया जाता है। The recording of an entry in the register of firms is a routine duty of registrar. रजिस्ट्रार का ये एक डेली ड्यूटी होता है, रूटीन ड्यूटी। Registration may also be effected even after a suit has been filed by the firm, but in that case it is necessary to withdraw the suit first and get the firm registered and then file a fresh suit. देखिए, रजिस्ट्रेशन उस समय भी हो सकता है जब मान लीजिए फॉर्म जो है रजिस्टर्ड नहीं हुआ, लेकिन वो किसी के ऊपर केस करके रखा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, पहले वो उसके जो केस किया है उसको विड्रॉ करेगा और उसके बाद रजिस्टर्ड करवाएगा उसको, और उसके बाद फिर से सूट फाइल करेगा, ठीक है, फ्रेश। लेट रजिस्ट्रेशन ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी, Section 59A-1. If the statement in respect of any firm is not sent or delivered to the registrar, ठीक है, अगर स्टेटमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अगर सेंड नहीं किया गया रजिस्ट्रार को टाइम लिमिट के हिसाब से Section 1A of Section 58, then the firm may be registered on payment to the registrar of a penalty of 100 rupees per year of 100 rupees per year of delay or a part thereof। तो उसको हर साल का जितने साल डिले होगा 100 रुपया पर ईयर, जब मान लीजिए आधा साल हुआ कुछ भी पार्ट हुआ उसका भी चार्ज लग जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करवाएंगे तो उसका क्या मतलब है ना, नुकसान होगा। अंडर द इंग्लिश लॉ द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स इज कंपल्सरी। इंग्लिश लॉ के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है फर्म के लिए। देयरफॉर ये बात याद रखिएगा, अभी जो भी पढ़ रहे हैं सब लोग पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं। देयर इज अ पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स। उन लोगों के लॉ में क्या है कि अगर रजिस्ट्रेशन आप नहीं करवाते हैं तो पेनल्टी लगेगा, बट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स कंपल्सरी, नॉट डज इट इम्पोज एनी पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन। लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या है कि आपको ये कंपल्सरी नहीं करता है और ना ही कोई पेनल्टी इसमें चार्ज करता है रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करवाएंगे तो। और अंडर 1669 अंडर सेक्शन 69 नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप गिव्स राइज टू अ नंबर ऑफ डिसएबिलिटीज व्हिच वी शैल प्रेजेंटली डिस्कस। ऑल्दो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स इज नॉट कंपल्सरी, yet the consequences or disabilities of non-registration have a persuasive pressure for their registration। देखिए, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंपल्सरी नहीं है, लेकिन उसके नुकसानात जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा है, जो कि हम लोग अभी जिसकी वजह से आप पर प्रेशर रहेगा कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, ठीक है। अब जैसे आप पहले वहाँ पे पढ़े थे कि हाँ रजिस्ट्रेशन में डिले होगा तो हर साल का 100 रुपया देना होगा, ठीक है। तो अब आपको जब ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ पर सब कुछ शो होगा कि हाँ आप रजिस्ट्रेशन दिन से नहीं करवाए थे, क्योंकि ये सवाल आपके मन में आ सकता है कि हाँ एक तरफ तो आप लोग बोल रहे कि रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उस वक्त वो पूछेगा कि हाँ कब से बिजनेस स्टार्ट है, तो आप बोलेंगे तो अगर उस हिसाब से वो फाइन चार्ज करेगा। सबसे पहला है नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय फर्म और अदर को-पार्टनर्स अगेंस्ट थर्ड पार्टी। द फर्म और एनी अदर पर्सन ऑन इट्स बिहाफ कैन नॉट ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पार्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय द फर्म। देखिए, अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है
तो अगर मान लीजिए थर्ड पार्टी है, आप फर्म कोई भी फर्म जैसे आपका है, उस थर्ड पार्टी से कुछ भी डील कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, थर्ड पार्टी अगर कुछ भी ब्रीच कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब तोड़ रहा है, तो आप उस पर केस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जब तक कि आप रजिस्टर्ड नहीं होगा आपका फर्म, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर्ड फर्म ही सिर्फ केस कर सकता है। इसके बाद है नो रिलीफ टू पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ क्लेम इफ एन एक्शन इज ब्रॉट अगेंस्ट द फर्म बाय अ थर्ड पार्टी, देन neither the firm nor the partner can claim any set off if the suit be valued for more than ₹100 or pursue other proceedings to enforce the rights arising from any contract। देखिए दूसरा नंबर है कि मान लीजिए थर्ड पार्टी आपके ऊपर केस कर दिया किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, बड़ा अमाउंट के लिए, तो 100 रुपये तक है तो ठीक है, 100 रुपये से ऊपर होगा अगर, तो आप सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे अगर आपका फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो, ठीक है, आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। मतलब सेट ऑफ सिंपल में जैसे कि आपका थर्ड पार्टी का पैसा आपके पास निकल रहा था, मान लीजिए कि 10,000 रुपया, आपका कुछ हालत खराब है तो आप बोले कि हम 5,000 ही दे पाएंगे, तो क्योंकि ये अमाउंट 100 रुपये से ज़्यादा है तो आप इस सिचुएशन में नहीं कर पाएंगे, आपको पूरे 10 के 10,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। Aggrieved partner cannot bring legal action against other partner or the firm. A partner of an unregistered firm or any other person on his behalf is precluded from bringing legal action against the firm or any person alleged to be or to have been a partner in the firm। देखिए अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पार्टनरशिप फर्म का कोई भी पार्टनर जिसको अगर नुकसान हुआ है कुछ भी, तो वो दूसरे पार्टनर या फर्म के खिलाफ केस नहीं कर सकता है, पहला बात, ठीक है। दूसरी बात, but such a person may sue for dissolution of the firm or for accounts and realization of his share in the firm's property but the firm is dissolved। हाँ, सिर्फ डिसोल्यूशन के लिए वो केस कर सकता है और जो उसका प्रॉपर्टी में शेयर होगा उसके लिए वो केस कर सकता है नॉन रजिस्ट्रेशन के सिचुएशन में, ठीक है, ये स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन कर दिया है। डिसोल्यूशन को छोड़ के अगर आपका फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आप और किसी चीज़ के लिए किसी और पार्टनर के अगेंस्ट में या फर्म के अगेंस्ट में आप केस नहीं कर पाएंगे अगर आप अग्रीव्ड पार्टी है, ठीक है। Third party can sue the firm. In case of an unregistered firm, an action can be brought against the firm by a third party। फर्म अनरजिस्टर्ड है लेकिन थर्ड पार्टी जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट था वो आपके फर्म के अगेंस्ट में केस कर सकता है, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या है? नॉन रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्टर्ड अगर नहीं है फर्म तो यहाँ पर कुछ राइट्स है जिसको वो इफेक्ट नहीं कर सकता है। क्या है? द राइट ऑफ थर्ड पार्टीज टू sue द फर्म और एनी अदर और एनी पार्टनर। मतलब क्या है कि थर्ड पार्टी जो है अगर उसको कुछ डैमेज होगा तो वो केस कर सकता है अगर आपका फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तब भी। द राइट्स ऑफ पार्टनर्स टू sue फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और सेटलमेंट और फॉर द सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ अ डिसॉल्व्ड फर्म। अभी बताया कि हाँ अनरजिस्टर्ड अगर फर्म है तो पार्टनर्स जो है डिसोल्यूशन के लिए केस कर सकता है और डिसोल्यूशन के समय में जो उसका हिस्सा है प्रॉपर्टी में उसके लिए भी रियलाइज मतलब पाने के लिए अकाउंट्स को सेटलमेंट करने के लिए भी। तीसरा है द पावर ऑफ एन ऑफिशियल असाइनीज receiver of court to release the property of the insolvent partner and to bring an action। तीसरा नंबर पॉइंट है ऑफिशियल असाइनी जो होता है मतलब रिसीवर ऑफ कोर्ट जो इंसॉल्वेंट
पार्टनर है उसका प्रॉपर्टी को रिलीज करने के लिए, ठीक है, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया उसका प्रॉपर्टी को रिलीज करना है, तो रिसीवर ऑफ कोर्ट के पास वो पावर रहेगा, ठीक है, कि वो रिलीज करवा सके। The right to sue or claim a set off if the value of suit does not exceed 100 रुपया का, मान लीजिए आप थर्ड पार्टी से कुछ भी डीलिंग्स किए हैं तो 100 रुपये तक का ही आप सेट ऑफ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। पहले ही बता चुके हैं वही चीज़ें। The right to suit and proceeding instituted by legal representatives or heirs of the deceased partner of a firm or accounts of the firm, or to realize the property of the firm। जैसे कि कोई पार्टनर मर गया है तो उसका जो लीगल एयर्स है, ठीक है, तो उसके पास ये हक होगा कि वो केस कर सकता है इन केस अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तब भी, ठीक है। अकाउंट्स ऑफ द फर्म के लिए मतलब उसका मान लीजिए जो मर गया है उसका अकाउंट चेक करने के लिए और प्रॉपर्टी को रिलीज करने के लिए, रियलाइज करने के लिए। समझ में आया? अभी यहीं तक इस वीडियो में करा रहे हैं, इसमें कुछ भी पूछना होगा पूछ लोगे हमसे।